हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न दो है बच्चों, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हमें स्थितियां दे रखी हैं, इनको हमने द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। पहली स्थिति है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये जो स्थिति है इसके अनुसार हमने बनानी है एक द्विघात समीकरण। सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना है, उसे हल नहीं करना है। तो बच्चों देखिए, हमसे पूछा क्या गया है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई। तो हम इसे मान लेंगे कि भूखंड की लंबाई x और चौड़ाई y है। अगर हम ऐसा मानेंगे तो आप देखेंगे यहां 2 चर आ जाएंगे, एक लंबाई के लिए x और चौड़ाई के लिए y। ठीक है, और द्विघात समीकरण में एक ही चर होता है, तो हम यहां एक ही चर मानेंगे, लंबाई या चौड़ाई को। अब देखो यहां हमें दे रखा है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अगर हम चौड़ाई मान लेते हैं तो लंबाई तो हमें यहां से मिल जाएगी, तो हम यहां पे मान लेते हैं चौड़ाई। माना भूखंड की चौड़ाई x है। ठीक है, भूखंड की चौड़ाई हमने क्या मान ली, x मीटर। तो उसकी लंबाई क्या होगी अभी देखते हैं, पहले लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्न हमसे कहता है, यहां से देखिए, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। क्षेत्र की जो लंबाई है, यानी भूखंड की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने मतलब दुगना कर दो, 2 गुने से भी 1 अधिक है। ठीक है, ये देखिए लंबाई किसके बराबर है, जब हम चौड़ाई को 2 गुना कर देते हैं, ठीक है, और उसमें 1 अधिक मतलब 1 और जोड़ देते हैं तो वो लंबाई के बराबर हो जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब यहां से देखोगे कि लंबाई बराबर 2 और चौड़ाई जो है वो हमने मानी थी x धन 1, तो यहां से हमें लंबाई मिल गई है, चौड़ाई हमने मान ली थी x। अब देखें, प्रश्न कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। हमसे बताया गया है कि भूखंड का क्षेत्रफल है 528 वर्ग मीटर, और हम जानते हैं कि आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा गया चौड़ाई, बराबर है 528। लंबाई है 2x धन 1 गुणा गया चौड़ाई हमने मानी थी x बराबर 528। तो बच्चों इसे आगे हल करते हैं। अब देखो ये कोष्टक है, कोष्टक के बाहर x है, तो x को अंदर गुणा कर लेते हैं। x को पहले हम गुणा करेंगे 2x के साथ, फिर करेंगे 1 के साथ। तो जब x को 2x के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x की घात 2 धन x को 1 के साथ गुणा करेंगे तो x एकम x हो जाएगा, बराबर है 528। चलिए इसे आगे हल करते हैं। 2x की घात 2 धन x, 528 को बाईं तरफ ले आइए तो माइनस 528 हो जाएगा बच्चों, बराबर बचेगा 0। तो इस तरह से आप देखेंगे हमने द्विघात समीकरण प्राप्त कर ली है इस स्थिति के लिए। तो आप लिख देंगे कि दी गई स्थिति के लिए द्विघात समीकरण 2x की घात 2 धन x ऋण 528 बराबर 0 है। अब हम देखते हैं अगले पार्ट में। तो देखते हैं बच्चों पार्ट सेकेंड है। यहां पे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। मैं आपको पहले बता दूं कि हमें ये जो स्थितियां हैं इनके लिए सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना है, उन्हें हल नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में स्थिति को निरूपित कर देना है। तो देखो प्रश्न हमसे कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। पूर्णांक कैसे हैं, क्रमागत समझते हैं। अगर एक धनात्मक पूर्णांक आपको पता है तो उसका क्रमागत यानी जस्ट अगला वाला पूर्णांक क्या होगा, उसमें 1 जोड़ दो, 6 धन 1 यानी 7। ठीक है, अगर पहला पूर्णांक हमें पता है तो हम उसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो उसका दूसरा अगला क्रमागत पूर्णांक हमें मिल जाएगा। यानी अगर एक पूर्णांक मैं बोलूं कि x है तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या होगा, वो होगा x धन 1। इस बात को ध्यान रखें। अब चलते हैं हम इसे, देखिए हमें पूछा गया है पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, तो दोनों पूर्णांकों को हमने ज्ञात करना है जो क्रमागत पूर्णांक हैं।
तो एक को हम मान लेते हैं, माना पहला पूर्णांक x है, पहले पूर्णांक को हमने x मान लिया। तो बच्चों दूसरा पूर्णांक क्या होगा, वो भी क्रमागत। कैसा, क्रमागत दूसरा पूर्णांक है ना, क्रमागत दूसरा पूर्णांक। तो क्रमागत दूसरा पूर्णांक होगा, उसमें एक हम जोड़ देंगे तो क्रमागत दूसरा पूर्णांक मिल जाएगा। अब देखिए प्रश्न कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। प्रश्नानुसार दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर है 306। तो देखिए बच्चों, पहला पूर्णांक है x और दूसरा क्रमागत पूर्णांक है x धन 1। इनका जो गुणनफल है यानी x और x धन 1 वो कितना है बच्चों, 306। इसे हल कर लेते हैं। x को x के साथ गुणा करेंगे तो x की घात 2 हो जाएगा, x को 1 के साथ गुणा करेंगे x एकम 1 हो जाएगा, और 306 को इधर ले आएंगे यानी बाईं तरफ ले आएंगे तो -306 हो जाएगा, बराबर बचेगा 0। तो दी गई स्थिति के लिए हमने द्विघात समीकरण बना ली है और हमने इसे हल नहीं करना है, यही आपका आंसर है। आप लिख देंगे दी गई स्थिति के लिए द्विघात समीकरण x का वर्ग धन x ऋण 306 बराबर 0 है। अब देखते हैं बच्चों पार्ट थर्ड। तो देखते हैं बच्चों पार्ट थर्ड है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो जो हमसे पूछा गया है पहले हम उसे मान लेते हैं। माना रोहन की वर्तमान आयु, तो रोहन की वर्तमान आयु मान लेते हैं बच्चों x वर्ष है, ठीक है, x वर्ष है। अब देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न हमें कहता है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो देखिए रोहन की आयु क्या मानी आपने, x, तो रोहन की मां की आयु हो जाएगी, रोहन की मां की आयु, देखो कितनी हो जाएगी। देखिए प्रश्न कहता है रोहन की मां उससे 26 वर्ष क्या है, बड़ी है। तो रोहन x साल का है तो उसकी मां उससे 26 साल ज्यादा है, यानी कि इतने साल की है, x धन 26। तो रोहन की मां की आयु हो जाएगी रोहन की आयु से 26 वर्ष ज्यादा। तो ये आ गई रोहन की मां की आयु। अब देखिए प्रश्न कहता है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 है। 3 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, यानी 3 वर्ष बाद। भाई अगर कोई व्यक्ति इस समय 25 साल का है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, भाई 3 साल और जुड़ जाएंगे। वही हमने यहां करना है। रोहन की वर्तमान आयु क्या है, x, तो 3 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगा, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। भाई अभी रोहन है x वर्ष का, तो 3 वर्ष पश्चात उसकी आयु क्या हो जाएगी, 3, उसमें हम जोड़ देंगे। इसी तरह से 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की मां की आयु। तो रोहन की मां की आयु हो जाएगी, देखते हैं रोहन की मां की इस समय जो आयु है, वर्तमान में आयु है, वो है x धन 26। तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, उसमें 3 जोड़ देंगे बच्चों। अब यहां देखें आप, x तो ठीक है, अब 26 धन 3 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब प्रश्न में हमसे कहा गया है कि उनकी आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 है। मैं लिख लेता हूं यहां पे, 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल
आयु का गुणनफल कितना है बच्चों? 360 है। तो देखें 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या है? x धन 3। और 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु क्या है? x धन 29 और बराबर है 360। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात हमने यहां पे रोहन की आयु और रोहन की मां की आयु का कर दिया है गुणनफल, तो ये बराबर है 360 के। तो चलिए बच्चों इसे हल करते हैं। देखिए इस कोष्टक को इस कोष्टक से गुणा करना है, तो पहले x को x के साथ गुणा करेंगे, फिर x को 29 यानी 29 के साथ गुणा करेंगे, फिर 3 को x के साथ गुणा करेंगे, फिर 3 को 29 के साथ गुणा करेंगे। तो चलिए इन्हें गुणा कर लेते हैं। तो देखें x को जब x के साथ गुणा करेंगे तो ये x का वर्ग हो जाएगा। जब x को 29 के साथ गुणा करेंगे तो 29x हो जाएगा। 3 को x के साथ गुणा करेंगे 3x हो जाएगा। 3 को 29 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 27 की 7 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, ये हो जाएगा 87 और बराबर है 360। अब यहां देखिए बच्चों x की घात 2, देखो ये भी x का पद है, ये भी x का पद है, दोनों धन है तो जुड़ जाएंगे। 29 और 3 हो जाएगा यहां पे 32x। 87, 360 को इधर ले आइए, ये हो जाएगा -360 बराबर हो जाएगा बच्चों 0। तो देखें आगे x की घात 2 धन 32x। अब देखें ये 87 धन का है और ये है 360 माइनस का, तो ये घट जाएगा। 360 में से 87 घटाएंगे तो ये बचेगा 273 बराबर 0। तो देखें दी गई स्थिति के लिए हमने द्विघात समीकरण यहां लिख ली है, यानी दी गई स्थिति को हमने द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर लिया है। तो यही था आपका आंसर। हमने इसे हल नहीं करना है, सिर्फ द्विघात समीकरण हमने बनाना था, जो कि हमने यहां बना लिया है। अब हम देखते हैं अगले पार्ट में। तो चलिए बच्चों देखते हैं पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो जो हमसे पूछा जाता है पहले हम उसे मान लेते हैं। हमें पूछा गया है रेलगाड़ी की सामान्य चाल, तो हम मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर है x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए प्रश्न में हमें 2 स्थितियां दी गई हैं। पहली स्थिति है जब वो समान चाल से चलती है, जो हमने मान ली है x। इसके बाद उसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। ठीक है, तो एक स्थिति क्या है जब वो समान चाल से चलती है, यानी पहली स्थिति, और दूसरी स्थिति क्या है जब उसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती है। तो 2 स्थितियां हैं यहां पे, दोनों स्थितियों को मैं लिखता हूं। तो पहली स्थिति में देखिए बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर आप इसे समझेंगे तो। पहली स्थिति में, तो पहली स्थिति क्या है जब उसकी चाल क्या है x किलोमीटर पर आवर, समान चाल से चल रही है। अब बात करते हैं उसकी दूसरी स्थिति की। दूसरी स्थिति में तो 2 यहां पे स्थितियां हैं। दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति क्या है बच्चों जब उसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। मैं लिख भी देता हूं यहां पे, दूसरी स्थिति है जब चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है। यह है उसकी दूसरी स्थिति। और पहली स्थिति क्या है जब चाल x किलोमीटर पर आवर है। ये 2 स्थितियां हैं। अब समझिएगा, दोनों स्थितियों को समझिएगा बच्चों। पहली स्थिति देखें, पहली स्थिति में चाल क्या है लिखी हुई है सामने, हमने माना है अभी से। पहली स्थिति में चाल क्या है बच्चों x। कितनी दूरी चलना है बच्चों उसने, दूरी बताइए। पहली स्थिति की दूरी, कितनी दूरी चलना है रेलगाड़ी ने भाई 480 किलोमीटर की दूरी चलना है। चलिए चाल हो गया, दूरी हो गई। अब बात करते हैं दूसरी स्थिति की। चलो दूसरी स्थिति में आओ, पहले दूरी लिख लेता हूं भाई। रेलगाड़ी ने कितनी दूरी चलनी है, अब भी उतनी ही दूरी चलनी है, यानी 480 किलोमीटर, अब भी उतनी ही दूरी चलनी है। अब उसकी चाल क्या है बच्चों, उसकी चाल जो है ना यहां लिखा हुआ है देखो, ये देखिए, यदि
इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, यानी कम हो जाती है, तो चाल क्या है, पहले चाल क्या थी इसकी भाई x थी, कितना कम कर दिया, चाल क्या कर दिया 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, कम के लिए क्या करते हैं माइनस, तो चाल क्या हो जाएगी बच्चों उसकी x ऋण 8, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो दोनों स्थितियां समझ में आ गई, चाल लिख लिया, दूरी लिख लिया, यहां भी चाल लिख लिया और दूरी लिख लिया। अब बात करते हैं बच्चों समय की, क्योंकि यहां समय भी बोल रखा है ना कि वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, ठीक है, समय की बात हो रखी है यहां पे, तो बच्चों समय की भी बात कर लेते हैं। तो पहली स्थिति में समय ले लेते हैं बच्चों t1, ठीक है, और दूसरी स्थिति में बच्चों समय हम ले लेते हैं t2। तो बच्चों आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि चाल बराबर क्या होता है बच्चों, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यह पढ़ा है आप लोगों ने, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर मैं बात करूं भाई समय बराबर क्या होगा, तो देखो ये बटे में है, इसे गुणा में ले जाइए और ये गुणा में इधर बटे में ले जाइए, इनको रिप्लेस कर दीजिए, यहां समय ले आइए, तो समय बराबर होता है बच्चों दूरी बटे चाल, ठीक है, ये आपको पता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यहां देखो पहली स्थिति में देखो समय बराबर दूरी, बच्चों दूरी कितनी है पहली स्थिति में 480 बटे चाल, और चाल क्या है उसकी x, यहां से t1 मिल गया आपको, क्लियर है। चलिए अब यहां जाइए दूसरी स्थिति के लिए, समय, समय बराबर अभी बताया आपने कि दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है दूसरी स्थिति के लिए 480 ही है, और चाल कितनी है, चाल है x ऋण 8, ठीक है, यह समझ में आ गया। अब देखो बच्चों प्रश्नानुसार हमसे प्रश्न क्या कहता है, अभी समझाता हूं मैं आपको प्रश्नानुसार। तो देखते हैं बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती, यानी जब उसकी चाल कम कर दी गई है तो समय क्या है t2 है, और जब चाल कम कर दी जाती है रेलगाड़ी की तो वह अब 480 किलोमीटर दूरी तय करने में 3 घंटे ज्यादा समय लेती है, यानी पहले कितना समय लेती थी t1 समय लेती थी, अब कितना समय लेगी 3 घंटे ज्यादा समय लेगी, यानी t2 बराबर होगा t1 धन 3। अब देखो t2 का मान लगा दो, t2 क्या है बच्चों, t2 यहां लिखा हुआ है मैंने 480 बटे x ऋण 8 बराबर t1, t1 ये लिखा हुआ है 480 बटे x धन 3। अब हम इसे हल कर लेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा, तो चलिए हम इसे हल कर लेते हैं बच्चों, चलिए इसे हल करते हैं। देखो 480 बटे x ऋण 8, अब ये देखिए धन का है, बाईं तरफ लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा बच्चों, इस तरह से देखें तो बराबर के दूसरी साइड को क्या बचेगा 3। इसे हल करने के लिए हम यहां एलसीएम ले लेंगे, x और x माइनस 8 दोनों को, x को भी और x माइनस 8 को भी, जब दोनों का एलसीएम लेते हैं आपको पता है ये इसके साथ गुणा हो जाता है, ये इसके साथ गुणा हो जाता है, ठीक है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा गुणा, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये 480 x हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो माइनस 480 के साथ हो जाएगा x ऋण 8 का गुणा बराबर 3। तो चलिए इसे हम आगे हल करते हैं बच्चों। आगे हल करने के लिए देखते हैं 480x ऋण, अब देखो ये कोष्टक है जिसके अंदर लिखा है x ऋण 8, उसके बाहर है 480, तो 480 को अंदर गुणा कर लेते हैं, और बाहर माइनस है यानी ऋण है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। 480 का जब गुणा x के साथ होगा तो ये 480x हो जाएगा, ये ऋण 480 को ऋण 8 के साथ गुणा करेंगे तो ऋण गुणा गया ऋण हो जाएगा धन, और जब 480 को 8 के साथ गुणा करेंगे तो लिख लेते हैं बच्चों 480 को हमने 8 के साथ गुणा करना है तो ये तो 0 हो जाएगा, 8 8 64, 64 की 4 और 8 को 32 और 32 और 6 ये हो जाएगा आपके पास 38, तो ये कितना हो जाएगा 3840, ठीक है, और बराबर के दूसरी साइड बचेगा 3। बच्चों ये देखो x और x ऋण 8 ये बटे में है, ठीक है, भाग में है, तो बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे, ये गुणा में चला जाएगा इस तरह से x और x ऋण 8। मैं फिर से समझा देता हूं मैंने यहां क्या किया है, देखो ये भाग में है x, x ऋण 8, तो बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये गुणा में जाएगा 3 के साथ, और यहां देखें 480x ऋण
480 को अंदर गुणा कर देंगे तो देखो 400 ऋण 480 को जब x के साथ गुणा करेंगे तो ऋण 480x आएगा, और 480 को जब ऋण 8 से गुणा करेंगे तो ऋण और ऋण धन, और 480 गुणा गया 8 हो जाएगा 3840। तो चलिए बच्चों इसे आगे हल करते हैं। तो देखो 480x और ऋण 480x, एक धन का है एक ऋण का है, ये तो कट जाएगा, तो ये बचेगा 3840 बराबर। अब देखो 3x को पहले x के साथ गुणा करेंगे, फिर 3x को ऋण 8 के साथ भी गुणा करेंगे। तो 3x को जब x के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x की घात 2, और 3x को ऋण 8 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 8 24x। अब इसे हम लिख लेते हैं, ये देखें 3x की घात 2 ऋण 24x। अब ये देखो 3840 को हम ले जाएंगे बराबर के दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा ऋण 3840 और बराबर के इधर बचेगा 0। देखिए हमने क्या किया, 3x की घात 2 ऋण 24x, ये धन का है, इसे हम ले गए दूसरी साइड तो इसका चिन्ह बदल गया, इस साइड को बचेगा 0। तो ये हमने द्विघात समीकरण प्राप्त कर ली है इस दी गई स्थिति के लिए। अब हमने इसे हल नहीं करना है, हमसे सिर्फ पूछा गया था कि दी गई स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, वो हमने निरूपित कर लिया है। तो ये हमारा आंसर आ गया है और ये था प्रश्न 2। और अब हम देखेंगे अगला प्रश्न।